अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर 365 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूं नैयर अली। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के पस मंज़र में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है और एक बार फिर इस्लामाबाद आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, जहाँ ईरान और अमेरिका के आला सतह वफूद एक अहम सफारती मरहले में मसरूफ़ है। ये मुज़ाकरात सिर्फ दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे खित्ते के अमन, इस्तेहकाम, मुस्तक़बिल और खुसूसन मौशी बेहतरी के लिए भी निहायत अहम है। नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाले ये अहम मुज़ाकरात जहाँ आलमी अमन के क़याम की जानिब एक फ़ैसला कुन और मुस्बत पेशरफ समझे जा रहे हैं, उनके असरात सिर्फ सफारती सतह तक महदूद नहीं बल्कि आलमी मईशत पर भी वाज़े होते दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद में जारी ये मुकालमा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी और जंग ने आलमी मंडियों, तेल की कीमतों और मौशी इस्तेहकाम को शदीद मुतासर कर दिया है। लेकिन अब इन मुज़ाकरात के बायस गैर यकीनी की सूरत हाल में कमी और एतमाद की फ़ज़ा बहाल होती महसूस हो रही है और पाकिस्तान ने न सिर्फ अमन की उम्मीद को तक़वियत दी है बल्कि आलमी मईशत को दरपेश दबाव में भी मुमकिन कमी की राह हमवार की है। और यूं पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के लिए इस्तेहकाम, मुफाहिमत और मुस्बत पेशरफ की अलामत बनकर सामने आ रहा है, जिसके समरात अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। गुज़श्ता रात की बात कर लीजिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में मौशी महाज पर मज़ीद क्या क्या खुशखबरियाँ मिलेंगी, इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के आलमी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस सद पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशी अमूर इस वक्त फ़ारूक पताफ़ी साहब, और इसके साथ साथ स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ काशिफ रफ़ीक साहब, जो कि नुमाइंदा खुसूसी 365 भी हैं, और इसके साथ साथ खाकान नजीब साहब जो कि मौशी अमूर के माहिर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद, इसके अलावा तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। पताफ़ी साहब, आपसे शुरू करूँगी। ये जो सारा एक लिंकिंग है इस वक्त हम देख रहे हैं कि जहाँ पर जंग नहीं होगी, जंगी मामलात होंगे तो फिर जो है वो मईशत मुतासिर होगी, और सिर्फ किसी एक मखसूस मुल्क की मईशत मुतासिर नहीं होगी, पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर होगी। और अगर अमन की बात होगी तो अमन के साथ जो है वो खुशहाली जो है वो लाज़िम मलजूम है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहिबा। पहली बात तो ये है कि इस वक्त हर पाकिस्तानी को बहुत फख्र से ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने एक जंग रुकवा दी है और ये सीज फायर भी हो गया, और उसके बाद आज की टॉक्स में भी लगता यही है कि दोनों जो मेंबर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दे वेरी सीरियस। वरना अमेरिका अपने नायब सदर को, जो कि उसका सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है, उसको ना भेजता। और इसी तरह से ईरान ने भी अपना पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बेस दोनों को रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब ये बनता है कि उम्मीद बहुत ज्यादा है कि कभी उम्मीद है कि कोई बहुत बड़ा नतीजा अच्छा निकल के आएगा। अब आपने इकोनॉमिक्स की बात की, तो मेरे ख्याल में एक बात तो तय है, जब ये जंग शुरू हुई थी शायद ट्रंप इंतजामिया के ध्यान में ये नहीं था कि इसके ये रेपरकशंस होंगे। खास तौर पे हमने देखा कि जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या अपनाए हॉर्मुज़ के ऊपर जो है बात आई, तो उन्होंने इनिशियली कहा था कि हम खुद ही अपनी फौज के जरिए इसको खुलवा देंगे, लेकिन वो नहीं खुल सकता। फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी बुलाया और उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इकोनॉमिक्स को डैमेज तो हो गया है। ग्लोबल जीडीपी जो है वो आज वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि उसके अंदर काफी डिक्लाइन आएगा, लेकिन फिर भी अगर ये हो जाता है तो हमारे हालात और हमारे इर्द गिर्द के हालात जो है वो काफी बेहतर रहेंगे। यानी इसके असरात जो है वो मुस्तकबिल में भी आप देख रहे हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो असरात हैं ये यकीनन जो है वो पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं? गुज़श्ता रोज़ भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने, और यकीनी तौर पर आप ये देखें कि ये पाकिस्तान के हर शहरी के लिए एक रिलीफ है। तो ये रिलीफ मजीद भी जो है वो पाकिस्तान के शहरी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान से निकल कर दुनिया की बात करें, अबनाए हुर्मुज़ की बात कर रहे हैं इस वक्त जो है वो, तो अबनाए हुर्मुज़ जो है उसके खुलने से क्या फ़ायदा होगा? और मज़ीद ये जो टैक्स लगाने की बात की जा रही है ईरान की तरफ से, और ये जो लॉ ऑफ सी की बात की जा रही है, लेकिन लॉ ऑफ सी तो ये कहता है कि सेफ्टी इंश्योर करता है, लेकिन वो कहीं पर ये फीस ना रखने की, टैक्स ना रखने की तो कोई बात उसके अंदर नहीं होती। इस पे हवाले से क्या कहिएगा आप?
सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि पर्सपेक्टिव बिफोर द वॉर ये था कि तकरीबन $65 के तेल पे दुनिया की जो मईशतें हैं उनका, जिसे आप कहेंगे ग्लोबल ग्रोथ भी, इन्फ्लेशन भी, मैक्रो नंबर्स भी बिल्ड किए गए थे। आज जब हम बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट अगर हम अगले 2 हफ्ते में ही देख लेते हैं कि डी एस्केलेशन जो हो रही है वो कंटिन्यू करती है, तो तब भी एक इम्पैक्ट आएगा ग्लोबल ग्रोथ पे, बिकॉज तेल की कीमत जो अब सब इस पूरे साल में एवरेज आउट करेगी वो प्रॉबेबली 85-90 के करीब करेगी, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसमें से 20% तेल और 20% LNG गुजरती थी, और फिर जो डिस्ट्रक्शन हुई है, 3 LNG डिस्टर्ब हुए हैं कतर में, उनको वापस आते वक्त लगेगा। और जो अभी हमने 1 महीना प्लस की वॉर देखी है, जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट देखा है, उसमें जो सप्लाई शॉक लगा है 1973 के बाद, ये शायद सबसे बड़ा सप्लाई और प्राइस शॉक है। सो एक ग्लोबल ग्रोथ शेव ऑफ होगी। अगर हमने 3.2% सोची थी तो वो प्रॉबेबली 0.2 to 0.5% शेव ऑफ होगी। तो इसका एक दुनिया की, जिसे कहेंगे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे फर्क पड़ेगा। मैं ये भी साथ साथ कहता जाऊं कि अगर पाकिस्तान ने ये ना किया होता तो जो इकोनॉमिक शॉक था उसकी सेवेरिटी बढ़ जाती, जो एनर्जी शॉक था उसकी सेवेरिटी बढ़ जाती, जो स्पेशली ममालिक हैं साउथ एशिया के और साउथ अफ्रीका के, जहाँ पे बहुत पॉवर्टी है, जहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको बहुत तकलीफ होती। सो वी हैव रियली सेव्ड अ लॉट ऑफ पेन। डायरेक्ट पेन तो ऑब्वियसली जो डेथ्स हुई, मतलब उसकी तो कोई तलाफी की ही नहीं जा सकती, और जो लेबनान में भी हो रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मिडल ईस्ट में जो हुई, उसकी तो कोई तलाफी नहीं है। बट जो इकोनॉमिक पेन वाइड स्प्रेड होती, क्योंकि आप ये याद रखिए साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, चाइना, जो आपके यूरोप है, ये सब ऑयल इंपोर्टर्स हैं। सो एवरीवन सफर। अच्छा, सॉरी इफ आई कुड जस्ट, मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है, इफ आई कुड जस्ट से दिस। अब अगर तो 2 हफ्ते में ये हम डाउन प्ले कर लेते हैं और डी एस्केलेशन में चले जाते हैं तो इम्पैक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। अगर ये लंबा होता है तो फिर ऑब्वियसली एस्केलेट कर जाएगा जो इम्पैक्ट है। और आखिरी बात इसमें सिर्फ ये है कि डी एस्केलेशन में हमें डाउनवर्ड ट्रेंड्स नजर आएंगे, बट ऑयल को नॉर्मलाइज होते हुए, ट्रेड कॉमर्स को पिकअप होते हुए, जो CIF जिसको हम कहते हैं प्राइस, जिसका मतलब होता है इंश्योरेंस एंड फ्रेट, को नीचे जाते हुए, ये सबको बहुत वक्त लगेगा। और लेट्स सी 10 पॉइंट एजेंडा से वेयर डू वी रीच। ठीक है, बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाल दी है। लेकिन हम जो है वो यहाँ पर पताफी साहब, आप क्योंकि बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं तो आपकी तरफ मैं आऊँगी कि आखिर इस सब की वजूहात क्या है। लेकिन उससे पहले ज़रा काशिफ रफ़ीक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे ज़रा जानते हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात की क्या सूरत हाल है, कहाँ तक पहुँचे हैं। काशिफ रफ़ीक साहब, अमरीकी वफ़द की मुलाकात भी आपने करा दी है, ईरानी वफ़द की मुलाकात भी करा दी है, तो अब आगे क्या करना है? देखें, अभी तक तो हमें यही जो बताया गया है कि दोनों वफूद की जो है वो मुलाकात हो गई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, और ये जो ईरानी वफ़द है उसकी मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे, और जो अमेरिकी वफ़द है उसकी जो मुलाकात है उसमें इसहाक डार और मोहसिन नकवी साहब थे। अब फर्दर जो टॉक्स का सिलसिला उस हवाले से अभी तक चूँकि बड़ी टाइट इन्फॉर्मेशन है, और जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली हमें शेयर की जा रही है उतना ही हम अपने नाज़रीन को बता सकेंगे। अनऑफिशियल चीज़ याद रखिए, ये जो बैठकर जो है वो मेरा ख्याल है खाकान नजीब साहब तो चले गए हैं, लेकिन फ़ारूक पताफी साहब, आप खुद एक सहाफ़ी भी हैं, तो आपका भी मैं टेक इसके ऊपर लेना चाहूँगी। तो ये जो बैठकर जो है वो स्पेकुलेशंस कर रहे हैं लोग कि मुज़ाकरात हो गए और मुज़ाकरात के अंदर ये हो गया वो हो गया, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे सहाफ़ी कभी कभी वो टेबल स्टोरीज देते हैं ना, कि भाई आप जिस मीटिंग के अंदर मौजूद ही नहीं है, और वो मीटिंग जो है वो क्लोज डोर मीटिंग है, ये तय करके बता दिया गया है, तो उस क्लोज डोर मीटिंग की ब्रेकिंग्स कैसे दी जा रही होती है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि 2 लोग आपस में मिल रहे हैं, उन 2 लोगों के दरमियान में मीटिंग कैसे दी जा रही होती है? काशिफ, देखिए, ब्रीफिंग जो है ना, ये तो मैं आपको बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन तो बड़ी ज़्यादा टाइट है, और जो लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो ईरानियन मीडिया साथ मूव कर रहा है, और कुछ ऐसा मीडिया है जो खुद वैंस साहब के साथ कर रहा है। ये उनकी तरफ से स्पेकुलेशन आ रही है। रॉयटर्स ने स्टोरीज दे दी, अल अरबिया ने दे दी, ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसको कोई कंफर्म नहीं करा। कंफर्म उस वक्त होगा जिस वक्त टॉक्स क्लोज होंगी, और उसके बाद बताया जाएगा कि किन किन नुकात पे जो है वो सेटलमेंट हुई है। लेकिन इस सारी चीज़ों में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है
कि इकनॉमिकली जो ईरान का सबसे बड़ा इशू है कि कई दहाइयों से उनके ऊपर जो इकनॉमिक सैंक्शंस लगी हुई हैं उसके हवाले से गुफ्तगू लाजमी होगी। मेरी ज़ाती एनालिसिस है कि अपनाए हुर्मज़ के जोग्राफी हदूद के ऊपर बात होगी, और जिस तरीके से अमेरिकन टॉक्स कर रहे हैं ईरान के साथ, सीज़ फायर हुआ है अमेरिका का और उनके इत्तेहादियों का सीज़ फायर हुआ है, यानी कि जहाँ जहाँ पे उनके बेसिस हैं वहाँ पे भी ईरान अटैक नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जबकि अमेरिका भी नहीं करेगा। इसी तरह लिबनान के ऊपर भी जो है वो अमन की बात और पीस टॉक्स। अच्छा, लेकिन ये है कि क्योंकि जो हम जितने भी बताफी साहब हम जितने भी गुफ्तगू कर रहे हैं उन 10 पॉइंट्स के ऊपर, और या फिर वो जो 15 पॉइंट्स जो है वो अमेरिका की तरफ हैं, हम देखते हैं कि उन 10 पॉइंट्स का भी जो है वो घूम फिर के सारा जो है वो असरात वो माशी मामलात के ऊपर जो है वो रुक जाते हैं या फिर बैनुल-अक़वामी मामलात के ऊपर रुक जाते हैं। तो अभी अबनाए हुर्मज़ के हवाले से बात हो रही थी, तो इस पर आपका टेक क्या है कि ये जो अबनाए हुर्मज़ है इसके ऊपर जो है वो क्या रुकावट क्या है, इससे किसको फ़ायदा होगा अगर टैक्स लग जाएगा, और अगर नहीं लगेगा तो क्या फ़ायदा होगा? तो ये ओवरऑल कुछ समझाइएगा, ये कहानी क्या है असल में? जी बड़ी मेहरबानी। मेरे ख्याल में आपने पहले भी सवाल जो किया था इंटरनेशनल लॉ का, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर किसी तरह की पैसे लगाने की इजाजत नहीं देता, ठीक है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे दो ममालिक है। अगर आप अपनाए हुर्मुज़ को देखें तो उसके एक बैंक पे जो है वो ओमान है और दूसरे बैंक पे ईरान है। तो बात यह है कि दरमियान में इंटरनेशनल वाटर भी है, लेकिन टेरिटोरियल वाटर भी इसके अंदर कंटिगुअस है। जो 12 जो होता है वो लीक होती है जिसके हिसाब से बनता है, नॉटिकल माइल्स कहते हैं उसको। तो अगर 12 नॉटिकल माइल्स से आगे भी अगर ये करना चाहते हैं एनफोर्समेंट और ये चाहते हैं कि वहां से टैक्स कलेक्शन करे तो उसमें मसला होगा। अबनाए हुर्मुज़ खुला हुआ था और जब तक जंग नहीं हुई थी, और ईरान ने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस वक्त तक ये जो कहते हैं ना कि जी जो पत्थर उठाया नहीं उसके वजन का नहीं पता होता। तो उनका ख्याल था कि अगर हमने रोकने की कोशिश की तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका और उसके जो वो है साथी हैं वो आपस में डिवाइडेड है। इजराइल और अमेरिका तो दोनों एक्शन ले रहा था, लेकिन यूरोप जो कि हमेशा उनके साथ खड़ा होता था वो इस दफा ओपन नजर नहीं आता। इसी तरह से जापान हो गया, दीगर ममालिक हो गए, उनका भी आपको एक्शन नजर नहीं आता। तो दैट्स व्हाई यू कैन से विद सेफ्टी कि अब इन्होंने जब ये एहसास कर लिया तो इनके आर्गुमेंट ये है ईरान की कि हम और ओमान मिलकर इसको कंट्रोल करेंगे और यहाँ से पैसे भी लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को आइडिया बुरा नहीं लग रहा, लेकिन वो कहते हैं कि ये ओमान कहाँ से आ गया, हमारे साथ शेयर करो उसको, पैसों को तो इससे चलेगा। यानी वो जो फ्रेमवर्क बनना है उसमें वो हिस्सेदार जो है वो बनना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए इसके अंदर। जी ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, तो उसके बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट अमेरिका को भी मिलेगा। इस वक्त ईरान इकोनॉमिकली बहुत बुरे हालात में है। ईरान की जो करेंसी है वो 1 मिलियंस के हिसाब से अगर उनका रियाल लेके जाए तो आपको एक डबल रोटी मिलती है। तो ऐसे वक्त में वो चाहते हैं कि उनके ऊपर से सैंक्शंस हट जाएं, प्राइमरी सैंक्शंस भी हट जाएं और सेकेंडरी भी हट जाएं। और अगर वो सैंक्शंस हट जाते हैं और उनका इंटरनेशनल जो पैसा रुका हुआ है वो मिल जाता है तो ईरान की इकोनॉमी को बहुत अफाका होगा, इसलिए ये नेगोशिएशन अच्छा, मैं सैंक्शंस की तरफ आना चाह रही थी आपसे। ये सवाल मेरा अगला सवाल यही था, क्योंकि काशिफ ने भी अभी इन सैंक्शन का जिक्र किया था कि ये जो पाबंदियां हैं, माशी पाबंदियां हैं, ये एक बड़ी वजह है ईरान के ऊपर जो है वो जो बैकफुट पर ईरान जो है वो पिछले कुछ अरसे से रहा है। और अभी आप अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि जो पत्थर है जो खुद ना उठाया हो उसकी जो बोझ का है वो अंदाज़ा नहीं होता। तो पाकिस्तान ने तो इक्तिसादी पाबंदियों का जो है ये पत्थर उठा रखा है माजी में। तो अब आपको क्या लगता है कि ईरान के ऊपर ये जो इक्तिसादी पाबंदियां हैं ये जो हटाने के हवाले से इस वक्त बात हो रही है, वो जो वहाँ पर ईरान के अंदर जो बैंक्स की ब्रांचेज हैं, जो दीगर जो मामलात इकॉनमी के वहाँ पर रुके हुए हैं, तो इन टॉक्स के नतीजे में ईरान में तो ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि वो तमाम मामलात जो है वो बेहतर होंगे। आपको कोई ऐसी जो है वो मुस्बत पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में जिस वक्त जंग हुई है, जंग से पहले ओमान में और जिनीवा में जब डायलॉग चल रहा था तो 2 इश्यूज बड़े क्लियर थे। एक साइड पे JCPOA की तरह जो कि जिसको हम न्यूक्लियर डील कहते हैं उस तरह की एक डील का था
कि जिसके अंदर से सैंक्शंस फौरन हट जाएंगे और जो ईरान के पैसे बाहर एस्करो में पड़े हुए जो अकाउंट्स होते हैं जहां पे पैसे पार्क्ड होते हैं, आप ले नहीं सकते लेकिन आपकी पेमेंट वहां होती है, वो भी आपको मिल जाएंगे और बाकी चीजें भी हो जाएंगी। और उसके मुकाबले में आपको क्या करना होगा, अपना ताबकारी जो मादा है जितना भी है 200 किलो है अलबत, और वो 60% तक अफजोदा है, तो उसको आपने हैंड ओवर करना था। हैंड ओवर किसकी लेकिन करेंगे? पताफी साहब, ये सवाल पहले भी मेरे जहन में आया था, अभी आपने दोबारा जिक्र किया है। तो ये जो यूरेनियम की अफजूदगी की बात की जा रही है और फिर ये कहा जाता है कि उसको हैंड ओवर करेंगे, किसके हैंड ओवर करेंगे? क्या वो सेल आउट करेंगे या जस्ट किसी को दे देंगे, पकड़ा देंगे कि भाई हमारी जान छोड़ें, ये ले लें? यकीन करें नैयर, आप 60% अफजोदा यूरेनियम को मार्केट में बेचना नहीं जाएंगे। उसकी वजह ये है कि उसके अगले मिनट में उसको कोई एटम बम के तौर के लिए इस्तेमाल कर लेगा। ये जो इसका असल में कलेक्ट करने वाली अथॉरिटी बनती है वो IAEA है, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि हमारे हवाले कर दो, हमारे और हवाले मेरे ख्याल में जी, और उसके अंदर कोई एग्रीमेंट हो गया था उस वक्त जिस वक्त ये जंग शुरू हुई है। वो जंग मेरे ख्याल में इस एनरिचमेंट के नंबर को देख के ना वो सटपटा गए कि एक तो 200 किलो है इनके पास और वो भी 60% हुआ है। मेरे ख्याल में उसके बाद से ये केस बनना शुरू हुआ कि जंग हो जाए, क्योंकि उनका ख्याल था अमेरिका का कि यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। जो JCPOA के मुताबिक था ना, उससे 3.67% तक अफजोदा करने की इजाजत थी और वो भी खत्म हो गई। जी अच्छा फरूख, ये जो हम बात कर रहे हैं, एक तो इसमें ईरान का एंगल है जो हमने डिस्कस किया है इस वक्त, कि जो ईरान के ऊपर इक्तिसादी पाबंदियां हैं वो अगर उनमें वो हट जाती हैं या फिर इवन उनमें रियायत या नरमी भी हो जाती है तो उसका फ़ायदा ईरान को क्या होगा। लेकिन अगर ये पाबंदियां हट जाती हैं तो इसका एक और एंगल है कि इसका फ़ायदा दुनिया को क्या होगा, और तीसरा एंगल है इसका कि इसका फ़ायदा जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को क्या होगा ईरान के ऊपर से इक्तिसादी पाबंदियां हट जाएं। तो ये इसका जरूर बताइएगा। जी, मेरे ख्याल में 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने कहा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट एक नेगेटिव भी आ रहा है और वो मैं बता देता हूँ कैसे। बहुत अरसे से क्योंकि सैंक्शंस में है ईरान, तो उसकी वजह से इसका तेल मार्केट में नहीं खुला बिकता, और क्योंकि वो नहीं बिकता तो ओपेक के अंदर दीगर ममालिक के पास बहुत ज्यादा ताकत है कि वो रेट को सेट कर सके। अब ईरान का तेल आ जाता है तो तेल बहुत तेजी से उसकी कीमत घटेगी और मेरे ख्याल में वो घटने भी वाली है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको याद होगा एक पाइपलाइन का मुआहदा किया था पाकिस्तान ने ईरान के साथ, और उसको पहले IPI कहते थे, फिर उसके बाद IP कहा गया, ईरान पाकिस्तान गैस लाइन। अच्छा, ईरान ने उठा के उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के बॉर्डर तक, बलोचिस्तान तक बना दिया और वो मौजूद है। वहां पे पटल्स मौजूद हैं तेल के, क्योंकि उसके अंदर से कभी कभार निकलता है तेल। लेकिन पाकिस्तान अपनी साइड से नहीं बना सका था क्योंकि ग्रैंडफादर सैंक्शंस मौजूद थे और वो इतने बड़े थे कि पाकिस्तान चाहता तो फौरन सैंक्शंस की जद में आ जाता। अब अगर सैंक्शंस हटते हैं तो पाकिस्तान के अंदर वो पाइपलाइन आ जाती है और उसके जरिए से आप दीगर ममालिक को, चाइना को भी दे सकते हैं। तो दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। जितना बड़ा पाकिस्तान का सऊदी के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ, जितना बड़ा वो गेम चेंजर है, उतना तो नहीं, लेकिन उसके बहुत करीब ये बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा। जी पताफी साहब, आपने बड़ी अहम जो है वो ये डेवलपमेंट बताई है कि क्या फ़ायदा होगा। काशिफ रफीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, ईरान के 100 अरब डॉलर से लेकर 120 अरब डॉलर से ज़ायद जो है वो असासे इस वक्त मुंजमद हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी तौर पर रिपोर्ट भी हो रहे हैं। इसमें आगे पीछे हो सकती है फिगर थोड़ी बहुत। इसमें चाइना के असासे हैं जो 20 अरब डॉलर के बराबर हैं, जनूबी कोरिया के असासे हैं जो 7 अरब डॉलर के करीब बताए जा रहे हैं, इराक हैं जिनके 6 अरब डॉलर हैं, जापान है 1.5 अरब डॉलर है, अमेरिका के अपने 2 अरब डॉलर के असासे जो हैं वो मुंजमद हैं जो ईरान ने, जो अमेरिका ने देने हैं। कतर है इसी तरह 6 अरब है, तुर्की, UAE, बहुत सारे ममालिक हैं, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है एक। तो ये बताइए कि ये कुछ असासे तो ऐसे हैं जो कि पैसों की फॉर्म में हैं, कैश की फॉर्मेट में हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि अनमूवेबल असासे हैं। अब ये सारे असासे जो हैं ये मुंजमद हैं, ये असासे जो है वो मुंजमद करने से हटाने की बात होती है। ये तो सारे मुल्कों को पैसे देने पड़ेंगे, तो हम जो नुकसान की बात कर रहे हैं तो खसारा तो कहीं ना कहीं सबको नज़र आ रहा होगा इसमें। देखिए, बुनियादी तौर पे ट्रंप खुद इस बात का एडमिट कर चुके हैं कि ईरान जो है उसने दिफाई एतबार से, स्ट्रेटजी के एतबार से और पॉलिटिकल एतबार से बड़ी स्मार्ट मूव की है। अच्छा, अमेरिका जिन ममालिक को भी कहता था कि अब नाए हुरमज़ खुलवाने के लिए आप हमारा साथ दें,
तो ईरान उन ममालिक के जहाज़ गुजारने शुरू करता है, जैसे जापान की आपने बात की। अब मसला ये है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगवाई क्यों गई? वो सैंक्शंस लगवाने वाले भी ये तमाम कमोपेश ममालिक थे जिनके पास ईरान के एहसास हैं, और जिस तरह पताफी साहब ने कहा, ईरान के पास बड़े ज़खायर हैं गैस और पेट्रोल के। अगर उनका गैस और पेट्रोल जो है वो आना शुरू हो जाता है और उनकी एक्सपोर्ट शुरू हो जाती है, और जो मुल्क भी ईरान से गैस और पेट्रोल लेना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनको उस तरह की कोई भी फाइनेंशियल कोई पास ऑन नहीं करना पड़ता बेनिफिट, जैसे वो इस वक्त अपना हुर्मत से गुजारने के लिए कहते हैं कि इतनी आप एक अमाउंट सबमिट करें, तो फिर आप देखिए कि उनको फ्रूटफुल फायदा क्या होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, ईरान का एक ही पॉइंट है कि आपने जो नुकसान किया उसका अजाला करें। अब नुकसान का अजाला कैसे होगा? नुकसान का ज़ाला एक ही कि या आप उसको वैसे ट्रेड कर लें और या फिर आप उनके ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शन। मैं आपको बताऊं कि जो इस सारी पीस टॉक्स में मैं ये समझता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और जिसका अमेरिका के ऊपर शदीद प्रेशर है, अमेरिका ने यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर को मिला के पिछले साल 3 खरब डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो लिया था दिफा के लिए। अब उनका दिफा भी तो इंश्योर करना है, सो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, बिजनेसमैनों का प्रेशर है, ऑयल कंपनीज का प्रेशर है। अब अगर ईरान के ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस हट जाती हैं तो मैं फ़ारूक पताफी साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि पाकिस्तान के लिए वो सैंक्शंस का हटना एक खासा गेम चेंजर होगा। और उसके बाद आप देखिए कि गैस अगर पाकिस्तान को ईरान से आना शुरू हो जाए और उसके बाद पेट्रोल की एक्सेस हो जाए, तो जो हम LNG कतर से ले रहे हैं, हमें वो एक तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम कर जाएगी, दूसरा हमारा जो डॉलर हम बाहर भेजते हैं ख़रीदारी के लिए वो भी हमारा रुक जाएगा। सो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इस सारे मामले में जो ममालिक जिनके पास ईरान के रिजर्व्स जो है वो पड़े हुए हैं और वो उन्होंने सीज किए हुए हैं, अगर सैंक्शंस हटती हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि विद द गुड जेस्चर, क्योंकि ट्रंप साहब ये गिला कर चुके हैं कि नेटोज़ के ममालिक उनके साथ नहीं हैं, उन इत्तेहादियों ने साथ नहीं दिया उस तरीके से खुल के जो वो तवक्को कर रहे थे इस सारी लड़ाई में जब वो कूदा, अमेरिका कूदा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब सारी चीज़ों को देख के अमेरिका अगर इस बात पे एग्री कर जाती है और दुनिया एग्री कर जाती है कि ठीक है हम ईरान के ऊपर से फाइनेंशियल सैंक्शंस ख़त्म करते हैं और यूरेनियम का मामला जो है उसको लेटर ऑन जाके डिसाइड कर लिया जाता है कि उसका क्या प्रोसीजर करना है, और इस सारे मामले में यूरोप का ब्लॉक जो है वो अमेरिका के साथ नहीं है। और मैं समझता हूँ यूरोपियन कंट्रीज, बरतानिया, जापान, ये तमाम के तमाम मालिक सैंक्शन हटाने के हक में होंगे। और मुझे पता है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, इसके अंदर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, हमारे साथ पैनल में जो है वो फ़ारूक पताफी साहब जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर के। काशिफ रफ़ीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ जनाब हमें अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब ने, जो कि मौशी तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, आपको शो में वेलकम कहूँगी। ये बताइएगा कि इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि अमन की बात हो रही है, और जहाँ पर अमन की बात होती है, जंग ख़त्म होती है, तो फिर मईशत के जो मामलात हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ईरान पर से सैंक्शंस हटाने की बात हो रही है, आबनाए हुर्मुज़ के खोले जाने की बात हो रही है, तो इसका असर आप दुनिया पर क्या देख रहे हैं और फिर दुनिया से निकलकर पाकिस्तान पर क्या देख रहे हैं? तो पॉजिटिव असरात आएंगे आने वाले दिनों में अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो? जी इंशाल्लाह आने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक अपनी जो डिप्लोमेटिक नीश है उसका बहुत इस्तेमाल किया है। ना सिर्फ ये कि जो 2 हफ्ते का सीज फायर, बल्कि उसके बाद दोनों दरम्यान के जो आला सतही डेलीगेशन का इस्लामाबाद में आना, इसको अगर आप देखें, आमदू के वक्त इसराइल इसको स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है लबनान में अपनी बमबारी के जरिए, लेकिन दोनों स्पेशली ईरान जो है उसने कंस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है अभी तक। और मुझे काफी उम्मीद है कि ना सिर्फ ये कि एनर्जी सप्लाई और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक बहुत उम्दा मौका है। इस वक्त तकरीबन 187 के करीब जो है ऑयल वेसल वो गल्फ में फंसे हुए हैं। अगर हम इनको डेली के हिसाब से देखें तो पिछले 3-4 रोज में अभी तक गुजरने वाले वेसल्स की तादाद जो है वो 1 दर्जन से ऊपर भी गई पर डे, जो कि जंग से पहले 127-128 पर डे होता था। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि थोड़ी सी जो इसमें अनसर्टेनिटी और फ्रेजिलिटी है उसका अंतर शामिल रहा है, स्पेशली इसराइल की लबनान पे जो वहशियाना बमबारी है उसकी वजह से जो शिपिंग कंपनीज है वो थोड़ा सा मुताद स्ट्रेंथ दे रही है। लेकिन इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान में होने वाले जो मुज़ाकरात है उसका
एक पॉजिटिव आउटकम निकलता है तो यकीनी तौर पे स्टेट ऑफ हॉर्मज है वहाँ से अभी तो जो स्ट्रक वैसे में पहले की होगी और उसके डॉक्टर साहब आपकी थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम जो है वो हमें आ रहा है, तो मैं अपनी टीम से कहूँगी कि दोबारा ज़रा डायल करें ताकि हम आपका मज़ीद भी जो है वो तज्ज़िया जान सकें। लेकिन फ़ारूक पताफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पताफ़ी साहब, बैनुल अक़वामी तौर पर जो है वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो खासा तेज़ रफ्तारी के साथ अपनी जो माशी पोजीशन है उसको मुस्तहकम कर रहा है। गो के अभी बहुत इसको काम करने की हमें जो है वो ज़रूरत है, लेकिन बहुत बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो हाल ही में हमने देखा कि सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना जो है उनका विज़िट हुआ, कतर की जानिब से भी एक विज़िट रिपोर्ट हुआ है। तो ये जो विज़िट्स हैं मुख्तलिफ जो वज़राए ख़ज़ाना के पाकिस्तान के, फिर वो वज़ीर ख़ज़ाना के साथ, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना के साथ मुलाकात करते हुए भी दिखाई देते हैं, वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करते हुए भी दिखाई देते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। लेकिन उनके जाते जाते जो है वो हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी की खुशखबरी भी सुनते हैं। एक तरफ मुज़ाकरात जो हैं वो पॉजिटिव असरात मुरतब कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो मामलात हैं ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस वक्त मेरे पास एक, हालांकि इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्टेड न्यूज़ है, लेकिन आपको एक खुशखबरी भी दे दूं। अंदोलू न्यूज़ जो है तुर्की की, वो रिपोर्ट कर रहा है कि आपको पता होगा कि इस महीने हमने काफ़ी एक्सटर्नल सेक्टर में उधार उतारना था। कुछ हमने यूएई को देना था 3.5 अरब, और जो है 1.5 अरब हमने यूरोप बॉन्ड का करना था। तो वो मुश्किल पड़ती हमें, लेकिन सऊदी अरब और कतर मिल के हमारी ये 5 अरब की जो ज़रूरत है उसको कवर करेंगे। तो ये खबर आ गई है। इसी तरह से पाकिस्तान के ओवरऑल भी जो मजीद एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो आई थिंक इन कमिंग डेज यू आर गोइंग टू हियर मोर एंड मोर गुड न्यूज़। पाकिस्तान ने इस क्राइसिस में जहां पे अपनी लेवरेज को फुल इस्तेमाल किया, दूसरी साइड पे पाकिस्तान ने एक और काम भी बड़ा उम्दा तरीके से किया है। लोगों का ख्याल था कि ईरान के साथ जब जंग होगी तो ये सऊदी पाकिस्तान मुआहदा पाकिस्तान को मुश्किल में डालेगा, लेकिन हमारी जो दोस्ती है सऊदियों के साथ वो और बढ़ गई है। आपको पता होगा, ये भी एक इंटरनेशनल न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान की तरफ से एक दस्ता पहुंचा है सऊदी अरब, जिसने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं वहां के अमन के लिए इस एग्रीमेंट के तहत। तो ये तमाम चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी खबरें हैं, और आने वाले दिनों में अगर पीस होता है तो उसका डिविडेंड, तो मैंने आपको बताया कि आपको हर साइड से ही फ्यूल की वो एक्सेस मिलेगी। एक और बात भी हुई, और वो ये है कि गो के अपनाए हरमुज में वो था बंदिश लगी हुई थी, लेकिन हमारे झंडे के साथ इजाजत थी कि गुजर सकता है जहाज। उसके बावजूद सऊदी अरब, क्योंकि ये याद रखें कि जब ये सारा क्राइसिस शुरू हुआ तो इंश्योरेंस की जो बड़ी कंपनी समझी जाती है और जो अश्योरेंस देती है वो है लॉयड ऑफ लंदन। लॉयड ऑफ लंदन ने ये कह दिया था कि हम इंश्योर नहीं करेंगे, तो सारे जहाज रुक गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो एग्रीमेंट किए हुए हैं उसकी वजह से ये हुआ कि उनका यंबा पोर्ट है रेड सी में, और उसके जरिए से बाबल मंदिर के साथ से गुजरते हुए पाकिस्तान तेल आ रहा था, वो आता रहा। तो पाकिस्तान ने हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। मेरे ख्याल में आज के दिन हर पाकिस्तानी को अपने खास तौर पर ये 4 मेहरबान लीडर्स जो हैं इनका खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के CDF और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि पाकिस्तान के DGI भी हैं। इन 4 लोगों ने कलीदी किरदार अदा किया, और आज का ये पुरफख्र दिन जो है वो इनकी अनथक मेहनत की वजह से पॉसिबल हो सका है। जी अच्छा पताफी साहब, एक और जो पॉइंट जो अभी काशिफ ने जिसकी निशानदेही की थी, और मैं चाहूँगी कि उस पर आपका टेक भी लूँ, कि जो अजाला करने की बात हो रही है कि जाहिर है अगर ईरान के साथ जो है वो जंग की गई अमेरिका की तरफ से, तो अमेरिका जो है वो उसके जो माशी और इक़्तिसादी नुकसानात हैं उसके अजाले की बात कर रहा है। ये भी जो जाहिर है जो 10 नुकात हैं उनमें से एक है। तो उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ईरान की जानिब से भी तो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर जो है वो हमले किए गए, जवाबी वार किए गए, उसमें भी कुछ नुकसानात हुए। तो क्या वो ममालिक भी जो है वो अजाले का मुतालिबा करेंगे? बनता है क्या? एक मुल्क ने तो कर दिया, एक मुल्क ने तो कर दिया ना।
मुत्तहदा अरब अमारात ने कहा कि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा आके इनके मिसाइल गिरे हैं, हजारों में। तो हमें जो है रेपरेशन जो कहते हैं ना, जंगी वो खर्राज देना, तो वो हमें दिया जाए। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि ये बात किस हद तक कामयाब होगी दोनों साइडों पर रेपरेशन के बारे में। लेकिन जो आप इसकी असासों की बात करते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये याद रखेंगे जो कैश में है असासे, वो मुल्क से बाहर आमतौर पे जब मुल्क पे सैंक्शन लगाओ ना, तो वो ये होता है कि आपकी पेमेंट वो किसी और अकाउंट में होती है। यानी कि आपका तेल इंडिया ने दे दिया और वो 8 अरब के डॉलर के मुताबिक लिया, लेकिन अब वो 8 अरब का क्या करे, तो वो आपके या वहां के लोकल बैंक में एक अकाउंट आपके नाम से खोलता है और उसमें वो पैसे डाल देता है। ये पैसे डाल के जो मुंजमद कर देता है। जी, वो वहां पे मौजूद है और वहां पे स्टैटिक हैं। जैसे ही आप पर से पाबंदी हटी, आपने वो पैसे एक्सेस किए और ले लिए। ये है आपके जो मनकूला जो है ना जायदाद बाहर जो मौजूद है, असासे है। गैर मनकूला की तो फिर प्रॉपर्टीज मौजूद है ना, इरान की मुख्तलिफ जगहों पे प्रॉपर्टीज मौजूद थी जिसके पास जिस तक उसकी एक्सेस नहीं है, तो अब वो भी मिल जाएगी। अच्छा पताफी साहब, पताफी साहब, आबिद सुलेरी साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सुलेरी साहब, ये जो अभी गुफ्तगू हो रही है यकीनी तौर पे आपने सुनी होगी कि असासे मनकूला और गैर मनकूला की हम बात कर रहे हैं, और साथ में हम ये भी बता रहे हैं कि ईरान के जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस वक्त जो है वो 100 अरब डॉलर से ज़ायद की असासे, कुछ जगह पर 120 अरब डॉलर जो है उसकी भी बात की जा रही है। तो अगर इतने असासे जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पर मनकूला और गैर मनकूला जो ही ये सैंक्शंस हटती हैं तो उन तमाम ममालिक को भी अदायगियाँ करनी पड़ेंगी। तो इसका जो है वो असर किसकी मैशत पर बेहतर होगा? कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है किसी तरह की? मेरे लिहाज से तो पाकिस्तान के लिए जो सबसे अच्छी खबर है वो यही है कि पाकिस्तान को ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के जरिए आपको वो गैस आनी मिल जाए, ताकि जो कतर से हमारी डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी खत्म हो सके। इस वक्त हम तकरीबन अपना 100% इम्पोर्टेड गैस जो है वो कतर से मंगवा रहे हैं, और हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है वो मौजूद नहीं है। और अगर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जिसपे कि हमें आर्बिट्रेशन का खतरा भी था, अगर किसी तरीके से वो गैस तक हमारी रसाई हो जाती है तो यकीनन ये सबसे बड़ा होगा। ईरान की जो मईशत है, जाहिर है कि ईरान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, ईरान के साथे अगर अनफ्रीज होते हैं और वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर कर पाता है, दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट थिंग। उसके बाद ईरान और ओमान दोनों के टेरिटरीज में चूंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ आती है, जो बहरी इस वक्त कवानीन है, उसमें दोनों मुल्क मिलकर टॉल ले सकते हैं, जो लीगल पोजीशन है। अगर ईरान और ओमान मिलकर ऐसा करते हैं तो जो टोटल इसका फर्क आता है, जिसमें नाज़रीन के लिए बताता चलूं, जब $2 मिलियन पर वेसल की बात की जाती है, ईरान चार्ज करेगा तो वो सिर्फ जो उसमें क्रूड के हिसाब से $1 पर बैरल बनता है। यानी वेसल इतना बड़ा होता है कि उसमें 2 मिलियन बैरल्स ऑलरेडी होते हैं, तो वो बहुत बड़ी रकम नहीं बनती है अगर हम उस प्रोपोर्शन से देखें। लेकिन एस्टिमेटेड है कि ईरान अगर चाहे तो उससे तकरीबन 10 से $15 बिलियन सालाना वो टॉल जो है वो ले सकता है। और ये ऑलरेडी इजिप्ट जो है वो ले रहा है, स्विस कैनाल पे पनामा ले रहा है, इसी तरीके से जो अपना बॉसफोरस पे टर्की ले रहा है। तो ईरान अपना केस वहां पे भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, और यकीनन ईरान के लिए एक अच्छी इकोनॉमी बनना, उसके के लिए मुस्तहकम इकोनॉमी बनने के लिए ये बहुत जरूरी। यानी ईरान जो है उसकी सैंक्शंस हटती हैं और ईरान जो है वो अपने इकोनॉमिकली अगर बेहतर सिचुएशन की तरफ जाता है तो इसका यकीनन पाकिस्तान को भी उतना ही फ़ायदा होगा, दुनिया को भी फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक पताफी साहब मौजूद थे, शुक्रिया। और काशिफ रफ़ीक, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जो है वो ट्रांसमिशन में मौजूद हुए। यहाँ पर इस ट्रांसमिशन का मेरा वक्त खत्म हुआ ही चाहता है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।